नमस्कार प्यारे शिक्षकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपका प्यारा सा चैनल बिहार बीपीएससी आरंभ बैच की नई कक्षा में। आज की कक्षा में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 का विज्ञान, जिसका आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और जो भी प्रश्न का जवाब जानते हैं कॉमेंट करके जरूर बताइए। साथियों, ये विज्ञान का दूसरा लेक्चर होगा। इससे पहले हम लोग पहला लेक्चर को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथियों, आपके आने वाले 4.0 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसे क्या कहा जाता है। जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उसे हम लोग विद्युत का सुचालक कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 2 की ओर। प्रश्न 2 कहता है, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहा जाता है। जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होती है उसे विद्युत का कुचालक कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 3 की ओर। प्रश्न 3 कहता है, रबर किसका कुचालक है। रबर याद रखिएगा साथियों विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते 4 की ओर। प्रश्न 4 कहता है, लोहा पर किसका लेपन होता है। लोहा पर याद रखिएगा साथियों क्रोमियम का लेप होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 5 की ओर। प्रश्न 5 कहता है, सस्ती धातु पर किसका लेपन होता है। सस्ती धातु पर याद रखिएगा साथियों सोना के और चांदी के दोनों के लेपन होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 6 की ओर। प्रश्न 6 कहता है, किसी चालक से विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है। विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को याद रखिएगा साथियों विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 7 की ओर। प्रश्न 7 कहता है, जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के लिए क्या अति आवश्यक है। जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के लिए याद रखिएगा साथियों प्रकाश जो है बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 8 की ओर। प्रश्न 8 कहता है, किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहा जाता है। किसी परावर्तक पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश को आपतित किरण कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 9 की ओर। प्रश्न 9 कहता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कौन सा कोण कहा जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 10 की ओर। प्रश्न 10 कहता है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 11 की ओर। प्रश्न 11 कहता है, प्रकाश हमेशा किस ओर गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 12 की ओर। प्रश्न 12 कहता है, कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियों को क्या कहा जाता है। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियों को आइरिस कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 13 की ओर। प्रश्न 13 कहता है, पर्यावरण संतुलन के लिए क्या आवश्यक है। पर्यावरण संतुलन के लिए जैव विविधता आवश्यक है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 14 की ओर। प्रश्न 14 कहता है, निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। कौन कौन से जंतु हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं, तो वो है बाघ, गेंडा, ब्लू व्हेल। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी, इनमें से सभी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 15 की ओर। प्रश्न 15 कहता है, ऐसे पक्षी जो उड़कर दूर क्षेत्रों तक यात्रा तय करते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऐसे पक्षी जो उड़कर दूर क्षेत्रों तक यात्रा तय करते हैं ऐसे पक्षी को प्रवासी पक्षी कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 16 की ओर। प्रश्न 16 कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को विश्व जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया। तो याद रखिएगा 2010 को। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 17 की ओर। प्रश्न 17 कहता है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को विश्व वन वर्ष घोषित किया गया। तो याद रखिएगा 2011 को। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 18 की ओर। प्रश्न 18 कहता है, भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। भारत सरकार ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 19 की ओर। प्रश्न 19 कहता है, कांवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। कांवर पक्षी विहार याद रखिएगा साथियों
बेगूसराय में स्थित है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 20 की ओर। प्रश्न 20 कहता है 22 वर्ष प्रतिवर्ष कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 प्रतिवर्ष याद रखिएगा साथियों, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 21 की ओर। प्रश्न 21 कहता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देश का कौन सा पार्क है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये याद रखिएगा साथियों उत्तराखंड में है और ये देश का प्रथम नेशनल पार्क है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 22 की ओर। प्रश्न 22 कहता है संकटापन्न प्रजातियों की सूची किस पुस्तक में रहता है? संकटापन्न जातियों की सूची साथियों रेड डाटा पुस्तक में रहता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की ओर। प्रश्न 23 कहता है तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के अन्य पिंड क्या कहलाते हैं? तारे, ग्रह, चंद्रमा तथा आकाश के जितने भी पिंड हैं सभी को खगोलीय पिंड कहते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 24 की ओर। प्रश्न 24 कहता है रात के समय आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड कौन है? रात के समय आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड जो है वो है चंद्रमा, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 25 की ओर। प्रश्न 25 कहता है पृथ्वी सहित ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं? पृथ्वी और बाकी ग्रह जो साथियों सूर्य का परिक्रमा करते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 26 की ओर। प्रश्न 26 कहता है आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा कौन है? आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 27 की ओर। प्रश्न 27 कहता है पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है? पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 28 की ओर। प्रश्न 28 कहता है ग्रहों में पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी कौन है? ग्रहों में पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी शुक्र है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। इसलिए शुक्र ग्रह को साथियों याद रखिएगा पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 29 की ओर। प्रश्न 29 कहता है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 30 की ओर। प्रश्न 30 कहता है लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से याद रखिएगा साथियों मंगल ग्रह को जाना जाता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 31 की ओर। प्रश्न 31 कहता है सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? सजीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 32 की ओर। प्रश्न 32 कहता है कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया? कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 33 की ओर। प्रश्न 33 कहता है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब किया? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किया था, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 34 की ओर। प्रश्न 34 कहता है प्रत्येक अंग छोटे भागों से बना होता है जिसे क्या कहा जाता है? प्रत्येक अंग जो है छोटे भागों से बना होता है जिसे याद रखिएगा साथियों उत्तक कहते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 35 की ओर। प्रश्न 35 कहता है कोशिका में जेली नुमा संरचना कौन है? कोशिका में जेली नुमा संरचना याद रखिएगा साथियों कोशिका द्रव की होती है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 36 की ओर। प्रश्न 36 कहता है जंतु कोशिका का बाहरी आवरण को क्या कहा जाता है? जंतु कोशिका का बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 37 की ओर। प्रश्न 37 कहता है कोशिका द्रव के बीच खाली स्थान को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव के बीच खाली स्थान को याद रखिएगा रिक्तिका कहते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 38 की ओर। प्रश्न 38 कहता है प्लाज्मा झिल्ली किसे कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली याद रखिएगा कोशिका झिल्ली को कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 39 की ओर। प्रश्न 39 कहता है पादप तथा जंतु कोशिका दोनों कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में याद रखिएगा साथियों कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 40 की ओर। प्रश्न 40 कहता है जंतुओं के प्रजनन के कितनी विधियां हैं? जंतुओं के प्रजनन की 2 विधियां हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 41 की ओर। प्रश्न 41 कहता है जिस प्रजनन में नया जीव एकल जनक से ही उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है? जिस प्रजनन में नया जीव एकल जनक से उत्पन्न होते हैं उसे याद रखिएगा अलैंगिक प्रजनन कहते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 42 की ओर।
प्रश्न 42 कहता है जिस प्रजनन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है उसे कौन सा जनन कहा जाता है। जिस प्रजनन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 43 की ओर। प्रश्न 43 कहता है अमीबा में किस प्रकार का विखंडन होता है। अमीबा में द्विखंडन होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 44 की ओर। प्रश्न 44 कहता है जीवों में निरंतरता के लिए क्या आवश्यक है। जीवों में निरंतरता के लिए याद रखिएगा साथियों प्रजनन आवश्यक है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 45 की ओर। प्रश्न 45 कहता है आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन शरीर के अंदर होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 46 की ओर। प्रश्न 46 कहता है मादा जननांग कौन है। मादा जननांग याद रखिएगा साथियों गर्भाशय है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 47 की ओर। प्रश्न 47 कहता है संतान की उत्पत्ति किससे होती है। संतान की उत्पत्ति याद रखिएगा साथियों प्रजनन से होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 48 की ओर। प्रश्न 48 कहता है किसमें जनन अंगों की आवश्यकता नहीं होती है। किसमें जनन अंगों की आवश्यकता जो है नहीं होती है तो वो है अलैंगिक प्रजनन में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 49 की ओर। प्रश्न 49 कहता है धातु कितने प्रकार के होते हैं। धातु याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 50 की ओर। प्रश्न 50 कहता है कौन ठोस द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। कौन ठोस द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है तो वो है साथियों अधातु। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 51 की ओर। प्रश्न 51 कहता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाती है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड अधातु बनाती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 52 की ओर। प्रश्न 52 कहता है निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं तो वो है सोना। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 53 की ओर। प्रश्न 53 कहता है सबसे पुराना धातु कौन है। सबसे पुराना धातु तांबा है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 54 की ओर। प्रश्न 54 कहता है इनमें से कौन एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है। इनमें से कौन एक अधातु है लेकिन वो जो है विद्युत का क्या है सुचालक है तो वो है ग्रेफाइट। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 55 की ओर। प्रश्न 55 कहता है किशोरावस्था की शुरुआत कितने वर्ष की आयु में होता है। किशोरावस्था की शुरुआत जो है 15 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 56 की ओर। प्रश्न 56 कहता है यौवनावस्था में जनन क्षमता का विकास होना क्या कहलाता है। यौवनावस्था में जनन क्षमता का विकास होना याद रखिएगा साथियों किशोरावस्था कहलाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 57 की ओर। प्रश्न 57 कहता है यौवना आरंभ होने पर किसमें वृद्धि होती है। यौवना आरंभ होने पर याद रखिएगा साथियों लंबाई में वृद्धि होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 58 की ओर। प्रश्न 58 कहता है किस अवस्था में शरीर में तेजी से वृद्धि होती है। किस अवस्था में शरीर में तेजी से वृद्धि होती है तो वो होती है किशोरावस्था में। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 59 की ओर। प्रश्न 59 कहता है किस वर्ष तक लड़के तथा लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई में वृद्धि कर सकते हैं। किस वर्ष तक लड़के तथा लड़कियां जो है अपनी लंबाई में वृद्धि कर सकते हैं तो वो 18 वर्ष तक। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 60 की ओर। प्रश्न 60 कहता है बच्चों की लंबाई किसके अनुवांशिक लक्षणों पर निर्भर करता है। बच्चों की लंबाई उसके माता पिता दोनों पर जो है निर्भर करते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 61 की ओर। प्रश्न 61 कहता है किस अवस्था में प्रवेश करते ही लड़कों का आवाज कर्कश तथा लड़कियों की आवाज मधुर हो जाती है तो वो अवस्था है किशोरावस्था। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 62 की ओर। प्रश्न 62 कहता है सीखने की सबसे अधिक क्षमता किस अवस्था में होती है। सीखने की सबसे अधिक क्षमता जो है किशोरावस्था में होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 63 की ओर। प्रश्न 63 कहता है सामान्यतः ऋतुस्राव कितने वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। सामान्यतः ऋतुस्राव चक्र जो है साथियों 15 वर्ष की अवस्था में शुरू हो जाती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 64 की ओर। प्रश्न 64 कहता है कान से हम जो कुछ सुनते हैं उसे क्या कहा जाता है। कान से हम जो भी चीज सुनते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 65 की ओर। प्रश्न 65 कहता है ध्वनि किससे उत्पन्न होती है। ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 66 की ओर। प्रश्न 66 कहता है किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए गए दोलन या कंपन को उसकी क्या कहा जाता है।
तो उसे हम लोग आवर्त काल कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका सी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 67 की ओर। प्रश्न 67 कहता है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका बी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 68 की ओर। प्रश्न 68 कहता है ध्वनि किस में गमन कर सकती है? ध्वनि जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन कर सकती है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका डी। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 69 की ओर। प्रश्न 69 कहता है वातावरण में अत्यधिक या अवांछित शोर को क्या कहा जाता है? वातावरण में अत्यधिक या अवांछित शोर को प्रदूषण कहते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 70 की ओर। प्रश्न 70 कहता है जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएंगे इसका ए। प्यारे शिक्षकों, प्यारे साथियों, ये था क्लास 8 का विज्ञान, जिसका आज हम लोग 70 ऐसे ऑब्जेक्टिव देखे जो आपके आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 या TRE 4.0 एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।